नमस्कार विद्यार्थियों। अध्याय 20 का एक वीडियो अपना हो गया था, पहला भाग। इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे। टॉपिक लिया था मुख्य टॉपिक। जो मुख्य टॉपिक था अपना वो क्या था? जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। तो ये टॉपिक हो गया अपना जैव भार, दूसरा जलाऊ काष्ठ हो गया, तीसरा गोबर व गोबर गैस संयंत्र उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक पिछले वीडियो में अपना हो गया था। अब इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कहाँ से? ये चौथा जो पॉइंट है बायोडीजल से। तो एक बार वहाँ पर पहुँचते हैं हम। जैव भार के बारे में पढ़ लिया था हमने, कास्ट के बारे में पढ़ लिया था, गोबर व गोबर गैस संयंत्र इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो की शुरुआत यहाँ से होगी स्टूडेंट्स। इस वीडियो की शुरुआत कहाँ से होगी? नंबर 4 बायोडीजल से। तो बायोडीजल, बायो शब्द जुड़ा हुआ डीजल में। जो डीजल या जो ईंधन है वो बायो मतलब कुछ ऐसे प्लांट है जिनसे प्राप्त हो सकता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल जैसे तरल पदार्थ को, जैविक पदार्थ हो कोई, उससे कोई डीजल के जैसा तरल पदार्थ प्राप्त होता है, उसको क्या कहेंगे? बायोडीजल। रासायनिक नाम जरूर इसका ध्यान रखें, वसा अम्ल मैथिल एस्टर। रासायनिक नाम क्या है इसका? वसा अम्ल मैथिल एस्टर। बायोडीजल की जो खोज करता है रुडोल्फ डीजल वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने 1895 में इन्हीं जो तेल है उनका उपयोग करके इंजन बनाया था। रुडोल्फ डीजल है, उन्होंने इंजन बनाया था और वो इंजन है वो बायोडीजल का प्रयोग करके उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। तो इस एक तो वैज्ञानिक का नाम और एक इसका रासायनिक नाम वसा अम्ल मैथिल एस्टर। फिर हम बात करें बायोडीजल के, जो ये तो पहले बताया हमने जैविक स्रोत है, जैविक पदार्थों से प्राप्त होगा। अब वो जैविक स्रोत हैं कौन कौन से? बायोडीजल के जैविक स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है वानस्पतिक वसीय तेल। पीछे भी जो हमने 6 नाम लिखे थे वहाँ पर बताया था वानस्पतिक वसीय तेल। वनस्पतियों से जो वसीय तेल प्राप्त होता है, 18वें चैप्टर में पढ़ा हमने, वसीय जो तेल उपस्थित रहता है इनमें। तो सोयाबीन, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, रतनजोत, करंज, ये कुछ पादप है जिनसे वानस्पतिक वसीय तेल पाया जाता है इनमें। तो इनके बीजों में प्रचुर मात्रा में क्या है? लिपिड या वसा है या वसीय तेल जिसको बोलते हैं वो उपस्थित है। अब इन लिपिड में पाए जाने वाले वसीय अम्ल, जो वसा है उनमें लिपिड है, उनमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित है? वसीय अम्ल उपस्थित है। उस वसीय अम्ल का क्या करते हैं? एस्टरीकरण करने पर, एस्टर से अभिक्रिया करवाते तो उससे जो प्राप्त तरल प्राप्त होगा उस तरल को क्या कहते हैं? बायोडीजल। ठीक है, अब इसमें भी देखो 2 प्रकार के तेल हैं। एक तो अखाद्य तेल है और दूसरे जैसे सोयाबीन है, सरसों है, ये क्या है? खाद्य तेल है। तो खाद्य तेलों की तो वैसे ही जो पूर्ति कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाद्य तेलों से हम बायोडीजल बनाएं तो वो तो इतना लाभदायक नहीं है। जो अखाद्य तेल हैं जैसे करंज का है, रतनजोत है, ठीक है, अखाद्य तेल हैं, उनसे यदि बायोडीजल बनाया जाए तो वो आर्थिक दृष्टि से क्या है? लाभदायक है। तो अखाद्य तेलों का इस कार्य के लिए उपयोग अधिक लाभदायक है। कौन कौन से अखाद्य तेल? रतनजोत या सफ़ेद अरंडी है, महुआ है, करंज है, अरंडी है, ये कुछ पादप है जो अखाद्य तेल इनसे प्राप्त होता है। तो पहला ग्रुप तो ये हो गया वानस्पतिक वसीय तेल। दूसरा जो ग्रुप है वो है पेट्रोपादप। कुछ पादपों के कुल हैं, जो वर्गीकरण पढ़ा हमने उनमें एक पद आता है कुल। कुछ कुल हैं जिनके नाम है एपोसाइनेसी, यूफोबिएसी, सेपोटेसी, अर्टिकेसी, कंपोजिटी। ये जो कुछ
कुल हैं। इन कुलों के अनेक जो पादप हैं वो पेट्रो पदार्थों का, मतलब डीजल के जैसा तरल पदार्थ है वो बनाते हैं, उनको बोलते हैं पेट्रो पदार्थ। पेट्रो पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ठीक है। अब निकट भविष्य में हम देखें तो ये पादप तरल ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि जो डीजल पेट्रोल है जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है, अनवीकरणीय है। जैसे जैसे हम इसका उपयोग करते जाएंगे तो एक दिन ये समाप्त हो ही जाएंगे। तो निकट भविष्य में ये जो पादप है पेट्रो पादप, वो तरल ईंधन के क्या हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। इसलिए इन पादपों को क्या कहा गया है, पेट्रो पादप। और पेट्रो पादप को बड़े स्तर पर खेती की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पेट्रो फसल। अब पेट्रो पादप हैं उनसे प्राप्त क्या होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है, और उस लेटेक्स से क्या बनाते हैं, पेट्रो पदार्थ बनाते हैं। तो कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रो पादप हैं, कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रो पादप, जैसे यूफोर्बिया लेथाइरस। इससे प्राप्त जो लेटेक्स है उसके रासायनिक विश्लेषण के द्वारा एक गैस बनाते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें इसको, गैसोलीन। उसके समान ही एक गैस प्राप्त की गई है। ठीक है, कौन सा है, यूफोर्बिया लेथाइरस। इससे क्या प्राप्त हुआ, लेटेक्स। इसके रासायनिक विश्लेषण से क्या किया, गैसोलीन के समान एक गैस प्राप्त होती है। यूफोर्बिया की और भी कई प्रजातियां हैं, पर ये एक प्रजाति आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में आक, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो आक से प्राप्त लेटेक्स में भी उच्च मात्रा में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या है, ईंधन, तरल ईंधन के रूप में। पारा रबड़ है, चंपा है, फाइकस की कुछ जातियां हैं, चीकू हैं। तो ये कुछ पादप है, पेट्रो पादप कह सकते हैं। इनसे क्या प्राप्त होगा, लेटेक्स। लेटेक्स के रासायनिक विश्लेषण से क्या बनाएंगे, पेट्रो पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारत व राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए टॉपिक है, इतना कोई विशेष इसमें प्रश्न बनने की चांसेस नहीं है, पर फिर भी कुछ पादप उनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। जैसे रतन जोत है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जेट्रोफा कर्कस। रतन जोत से निकलने वाला तेल है वो बायोडीजल के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। रतन जोत का जो पादप है उससे निकलने वाला तेल वो बायोडीजल के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अब जो भारत में अपने एक योजना आयोग चलता है, भारत में योजना आयोग जो योजनाएं बनाता है विभिन्न विकास की, तो योजना आयोग ने क्या किया है, रतन जोत एक तो पादप और दूसरा करंज, इनके वृक्षों को उगाने की योजना 18 राज्यों में 200 जिलों में इनकी पहचान की गई है कि भाई ये कहाँ पर अधिक उत्पादन दे सकते हैं। उनके लिए जलवायु के अनुसार 200 स्थान चुने गए हैं और इनमें विशेष रूप से राजस्थान भी शामिल है, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है रतन जोत व करंज के वृक्षों की। राजस्थान सरकार ने बायोफ्यूल मिशन, ये नाम ध्यान रखें, बायोफ्यूल मिशन का गठन किया है। मिशन बायोडीजल के लिए ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्लांट, जो बताया ना लेटेक्स प्राप्त होता है, एस्टरीकरण किया जाता है, तो उसके लिए प्लांट, ठीक है, और बीजों से तेल निकालने की जो इकाइयां हैं वो स्थापित की जा रही हैं। तो ये कुछ भारत और राजस्थान के संदर्भ में ये थोड़ा सा बताया हमने कि भाई जो बायोडीजल प्राप्त किया जाएगा उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडीजल का महत्व। बायोडीजल है वो लुब्रिकेंट्स का भी काम करता है, और लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, इंजन की दक्षता है उसको, रख रखाव को मेंटेन करते हैं।
इसके उपयोग से स्वचालित वाहन है उनके उत्सर्जन में कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित कण, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो भी कम निकलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम निकलती है बायोडीजल से। यह जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ही तो हम पढ़ रहे हैं, जैव ऊर्जा। तो ये एक तो विकल्प हो सकता है ऊर्जा के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसके पादप है, भाई खेती की जाएगी तो खेती कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। एक विशेष बिंदु ये भी है कि ये जितने भी पादप बताए हमने, रतनजोत, करंजय, जेट्रोफा है, ये कम उपजाऊ जो ऊसर भूमि है, असिंचित भूमि है, खाली कोई सड़क आदि के किनारे बेकार पड़ी जमीन है, उसका सदुपयोग हो सकता है। क्योंकि इन पादपों के लिए कोई विशेष जो उर्वरा शक्ति की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं पर भी आसानी से उगाए जा सकते हैं, तो कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उग जाते हैं। और जितने पादप ज़्यादा होंगे तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। ठीक है। तो चौथा बिंदु देखिए कहाँ से था, हमने जो शुरू किया इस वीडियो में, बायोडीजल। ठीक है। बायोडीजल के बाद में स्टार्च व लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल का निर्माण, ये किस प्रकार से किया जाएगा। स्टार्च हो, लिग्नोसेल्यूलोज, इथेनॉल जो ईंधन है वो कैसे बनेगा। कुछ स्टार्च फसलें हैं जैसे धान्य, मिलेट, कंद, आलू का जो कंद है, आलू में खूब स्टार्च है। कुछ शर्करा फसलें हैं, गन्ना है, चुकंदर है। तो इनसे जो प्राप्त स्टार्च और क्या, शर्करा, उसको किस में बदला जा सकता है, द्रव इथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, पादपों में क्या उपस्थित रहता है, सेलुलोज। पादपों में सेलुलोज एक मुख्य घटक है। तो सेलुलोज है उसको सेलुलेज एंजाइम की सहायता से पहले किस में बदला जा सकता है, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को किस में परिवर्तित किया जा सकता है, इथेनॉल में। तो ये भी एक ईंधन है। एक तरीका ये काष्ठीय जो पादप है उनमें लिग्नोसेल्यूलोज पाया जाता है। लिग्नोसेल्यूलोज क्या है, लिग्निन और सेल्यूलोज है, इन दोनों से मिलकर के बनता है। तो लिग्नोसेल्यूलोज को पहले किस में बदला जाएगा, शर्करा में, और शर्करा को किसके साथ मिलाकर, यीस्ट के साथ मिलाकर क्या प्राप्त करते हैं, इथेनॉल। तो ये भी क्या है, एक द्रव ईंधन है। फिर एक परिभाषा, ऊर्जा पादप किन्हें कहते हैं। तो ऐसे पादप जिनसे इथेनॉल का उत्पादन होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा पादप। फिर छठा बिंदु अपना, शैवालीय हाइड्रोजन फैक्ट्री। छठा बिंदु क्या है, शैवालीय हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो जो शैवाल हैं वो जल में उगने वाले कैसे प्रकाश संश्लेषी वनस्पति है। शैवाल हैं वो बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये सामान्य स्थिति में क्या करते हैं, उच्च पादपों के समान ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनाते हैं। ये तो बात हुई किसकी, सामान्य स्थिति की। शैवाल जल में उगने वाली वनस्पति है, प्रकाश संश्लेषण करती है और कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण होगा, ऑक्सीजन बनेगी, ऊर्जा बनेगी। परंतु सन 2000 में मेलिस नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक प्रयोग द्वारा ये स्पष्ट किया कि शैवालों को दिन के समय यदि गंधक व ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध बंद कर दी जाए तो क्या होगा,
शैवालों की जो उपापचयी क्रिया है वो बदल जाती है, और बदल जाती है तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उसके अंत में O2 के स्थान पर क्या बन जाती है, H2। देखिए इसको अच्छी तरह समझिए, सवालिय हाइड्रोजन फैक्ट्री क्या है। एक तो सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाएंगे, परंतु यदि उन्हें गंधक व ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर दी जाए, बंद कर दी जाए, तो शैवालों की उपापचयी क्रिया बदल जाएगी। बदल जाएगी तो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे, पर प्रकाश संश्लेषण के अंत में O2 बननी चाहिए थी, O2 न बन करके क्या बन जाएगी उसके स्थान पर, H2। ठीक है, तो ये दूसरा चरण हो गया। और तीसरे चरण में H2 बन रही है, तो H2 क्या है, H2 एक अत्यंत ज्वलनशील है, और ज्वलनशील है तो इसको ऊर्जा उत्पादन के रूप में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये एक छोटे स्तर पर प्रयोग किया गया था। यदि यह प्रयोग सफल रहा, सवालों में जो प्रयोग किया गया, यदि ये सफल रहा तो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः इसकी समरी आप देख लें। ये चैप्टर लिया था हमने, पहले और दूसरे दोनों वीडियो का हम बता रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय, नवीकरणीय, फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उसमें एक विशेष उदाहरण लिया था हमने, जैव ऊर्जा। तो ये पूरा चैप्टर जैव ऊर्जा के बारे में। जैव ऊर्जा है, उसके कितने स्रोत हैं, 6 स्रोत हैं। ठीक है, तो ये 6 स्रोत इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। ये पढ़े हमने 6 स्रोत कौन से, जैव भार के बारे में पढ़ा नंबर 1, नंबर 2 में कास्ट के बारे में पढ़ा, नंबर 3 पर गोबर गैस संयंत्र के बारे में पढ़ा, नंबर 4 पर बायोडीजल। अब बायोडीजल के 2 तरीके हैं, वानस्पतिक वसीय तेलों से और पेट्रो पादपों से। 5वां बिंदु हमने क्या पढ़ा, स्टार्च व लिग्नो सेल्यूलोज से इथेनॉल बनाना, और 6ठे बिंदु में पढ़ा शैवालीय हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो ये पूरे 6 इस चैप्टर में अपने टॉपिक थे, और उन्हीं को फिर एक एक करके हमने आगे लिया है। कैसे, पहले पर जैव भार पढ़ा, दूसरे पर कास्ट के बारे में पढ़ा, तीसरे पर गोबर व गोबर गैस के बारे में पढ़ा, चौथे पर बायोडीजल के बारे में पढ़ा, फिर 5वें पर, ये थोड़ा कलर का आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ तक ये तो है क्या, बायोडीजल है, उसके ये था अपना अगला टॉपिक 5वां। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टॉपिक था ये 6ठा। ठीक है, और उसके साथ में ये अपना चैप्टर का समापन होता है। धन्यवाद।